Hi guys, welcome to Mr. Intro in YouTube channel, and today in this video we'll be discussing role of fiscal policy in underdeveloped and developing economies. We'll be discussing both of these topics together because when we compare underdeveloped economies and developing economies, there are so many similarities in the challenges faced by them, whether it be population, overpopulation, or many kind of hindrances is there in their economic development are similar. So we'll be discussing role of fiscal policy in both the economies. If only underdeveloped is asked for you or only developing economy is asked from you. So the same points will be used there as well. So let's start. सो नाउ वी सी हेयर द वेरियस टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी सच एज। तो हम लोग ने पहले ही वाली जो वीडियो है उसमें वी हैव डिस्कस्ड कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, दे आर बजट, दैट टैक्सेशन दैट इज पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट। यही सारे क्या होते हैं, ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी होते हैं और इन्हीं के हिसाब से हम लोग फिजिकल पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। ठीक, तो कुछ भी किसी भी कंट्री में फिजिकल पॉलिसी का जो रोल होगा वो क्या, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए, और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ्स हो, और जो भी अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वो डेवलपिंग होने लगे, या डेवलपिंग जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में आ जाए, यानी टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो वो उनका अच्छा हो जाए, डेवलपमेंट हो, नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े। तो ये सारी चीज़ें ये ध्यान में रख के हम लोग क्या फिजिकल पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। और फिजिकल पॉलिसी में हम लोग किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, बजट हो गया, टैक्सेशन हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेब्ट। ठीक, अब देखिए टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था किस तरीके से अगर हम लोग टैक्सेशन इंक्रीज कर देंगे, जो डिस्पोजेबल इनकम होगी ये किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, सी हम लोग ये जो फिजिकल पॉलिसी फ्रेम करते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे फ्रेम करते हैं, मगर इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक होते हैं। ठीक, एक आप पूरे कह सकते हैं एक कम्युनिटी या एक एक क्लास ऑफ पीपल पे अगर टैक्सेशन लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट उस क्लास का जो भी एक इंडिविजुअल होगा उस पर क्या पड़ रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम किसी एक इंडिविजुअल की क्या कम हो जाती है। ठीक, परचेजिंग पावर उसकी कम हो जाती है, डिमांड वो कम कर पाता है। इससे हम लोग क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक, कम करना टैक्सेशन, बढ़ाना टैक्सेशन, ये दोनों ही चीज़ें क्या फिजिकल पॉलिसी ही के अंडर में आती है, और इसी से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि जैसी कंडीशन होगी। ठीक, एक अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो टैक्सेशन इंक्रीज होता है, अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है या रिसेशन का टाइम है तो उसमें टैक्सेशन को थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिबेट दी जाती है या छूट दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑन कंट्री ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी मेजर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इन्फ्लेशन वाली सेपरेट वीडियो में डिस्कस की है, उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में आ जाएगा, तो आप लोग उसको भी अलग से जा करके देख सकते हैं। सबसे पहले अब हम लोग जो मेजर पॉइंट्स है उसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा दैट इज़ टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। ठीक, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में फिजिकल पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है इसका, देखिए, फॉरमोस्ट एम ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज इन प्राइवेट एंड पब्लिक, दोनों ही सेक्टर्स में जो रिसोर्सेज हैं उनका मोबिलाइजेशन करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है उसके लिए होता क्या है कि ये जो कंट्रीज़ है इनका जो नेशनल इनकम होता है या फिर पर कैपिटा इनकम होता है ये बहुत ही कम होता है। और क्यों कम होता है, क्योंकि इनमें सेविंग्स बहुत कम करते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे जितना कमाया उतना ही क्या कर दिया, डिमांड की उतना ही खर्च कर दिया, या इनके आप कह सकते हैं इनकम भी काफ़ी लो होती है। ठीक, पर कैपिटा इनकम लो होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेविंग्स भी लो, अगर इंसान कमाई कम रहा है ठीक तो वो ज़्यादा सेव करने के पीछे नहीं जाएगा। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है इन्वेस्टमेंट भी इनका कम हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी में क्या कोशिश करती है दैट कि वो फोर्स सेविंग्स करवाए। ठीक, फोर्स सेविंग्स के लिए स्कीम्स होती है कई सारी, कंपेंसेटरी सेविंग्स, ये भी हम लोग ने इन्फ्लेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि कंपेंसेटरी सेविंग्स करवाती है लोगों से। जैसे फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका पीपीएफ कटना या कुछ भी चीज़ें, ताकि उससे क्या हो फ्यूचर के लिए उनका जो है पैसा भी सेव हो जाए उसको, या फिर अगर जब उन्हें फ्यूचर में पैसा मिले तो वो किसी अच्छी चीज़ में उसे इन्वेस्ट कर सके, और किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे क्या उनकी परचेजिंग पावर भी कम रहे। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, रेट ऑफ ग्रोथ के लिए फिस्कल पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? ठीक, द लाइन ऑफ, ये प्रोफेसर जे चेलिया ने बोला, द लाइन ऑफ एडवांस लाइज अलोंग द पाथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की ग्रोथ जहाँ पर होती है जिस भी कंट्री में, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, तो अब क्या होगा, इसमें फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके से बनाना चाहिए या इस तरीके की फ्रेमिंग करनी चाहिए जिससे क्या हो कि पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर्स है उन दोनों में ही क्या हो जाना चाहिए, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक, अलग अलग सेक्टर्स में एक्सलेट द रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ अगर थ्रू आउट आपकी कंट्री में अगर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में भी क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। और उन सेक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। जो कंट्रीज इंडस्ट्रियली एडवांस्ड होती है वही क्या होती है, डेवलप्ड कंट्रीज भी होती है। ठीक, अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज एंड सोशल ओवरहेड्स इज द पिलर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक, बेसिक और कैपिटल गुड्स जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक, एक चाहे वो बेसिक गुड्स बनाती हो या फिर कैपिटल गुड्स। अच्छा, बेसिक गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या अंतर है? बेसिक गुड्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी घर की चीज़, आपका फूड मटीरियल, फूड आइटम हो सकता है या आपका कुछ भी ही रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें होती है वो बेसिक गुड्स होगी। कैपिटल गुड्स क्या, ऐसी चीज़ें जो वो बेसिक गुड्स को बनाने में एम्प्लॉय हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन हो गई या कोई ऐसी चीज़ इस जो कि कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करे, आपको हेल्प करे। ठीक, और जो बेसिक गुड्स होती है वो केवल डेली कंजम्पशन के लिए होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या, प्रोडक्शन के लिए होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू इनकरेज सोशली ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट। सोशली ऑप्टिमल का मतलब क्या है? सोशली ऑप्टिमल या सोशली डिज़ायरेबल, ठीक, या मोर डिज़ायरेबल, इन सब से हमें क्या पता चलता है? कई बार अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है कि उसमें अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वहाँ का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव चीज़ें हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मोटिव्स वाला भी पॉइंट आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पॉलिटिकली मोटिव होते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे पैसा लगा देती है जिसकी वजह से क्या होता है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक, उन कंट्रीज़ में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए कि वो क्या चीज़ को इनकरेज करे, सोशली ऑप्टिमल चीज़ों को, सोशली ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करे, और जो भी वेस्टफुल या फिर अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स है उनसे क्या उनको ना, उनमें फिस्कल पॉलिसी को रोक लगानी चाहिए। ठीक, एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी शुड बी टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड सच एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देखिए, अब जिस भी कंट्री का अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका बिजनेस, उसका सारी चीज़ें, चाहे वो इंटरनल हो, इंटरनल जो उनका मार्केट है विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा रोल है। अगर रोड्स अच्छी हैं तो फ्यूल कम लगेगा और ट्रांसपोर्ट में टाइम कम लगेगा। चीज़ें जो वो कई बार ख़राब हो जाती है तो वो सारी चीज़ें वैसे ख़राब नहीं होंगी। या कम्युनिकेशन हो गई, ठीक, टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन, ऑफ कोर्स अगर एजुकेशन किसी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है एजुकेशन के ऊपर तो एजुकेशन अच्छी होगी, तो रिसर्च उनका अच्छा होगा, रिसर्च और साइंटिफिक फील्ड में भी हो जाएगा उनका डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक भी पॉलिसीज़ उनकी अच्छे से, फ्रेमवर्क उनका जो होगा ऑल ओवर, अगर हेल्थ अच्छी होगी उनके सिटीजन्स की, सॉइल कंजर्वेशन पे अगर वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का जो मार्केट है उसको भी कैप्चर कर पाएंगे। तो सोशली ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन सारी कंट्रीज़ में। ठीक, नेक्स्ट क्या, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, ठीक, और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इफ़ सोशली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन socially desirable project is low, fiscal policy should be framed to raise social marginal productivity and to divert resources to that productive channel where it is highest। ठीक, यानी फिस्कल पॉलिसी को क्या रोल ऐसे इस तरीके से उसे फ्रेम करना चाहिए कि जो सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, यानी कि प्रोडक्टिव चीज़ों में ही उसका इन्वेस्टमेंट, चीज़ों का रिसोर्स का एलोकेशन जो हो वो प्रोडक्टिव चीज़ों में हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए ताकि कैपिटल फॉर्मेशन होने लगे।
ठीक। तो ये इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखकर ही फिजिकल पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं ये भी फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलपिंग, सॉरी, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा, ऐसी जो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती है इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, या पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से हो रहा होता है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है। ठीक। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर किसी को उनके स्किल के हिसाब से या उनके लेवल पर जाकर एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी ये क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही होता है दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक। इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि आखिर किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट्स होती है। ठीक। दो टाइप की यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहला क्या होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। दोनों का डिफरेंस भी हम लोग जानते हैं, साइक्लिक और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। बेसिकली मान लीजिए कि कोई आप कमोडिटी ही इंपोर्ट कराते हैं, ठीक, अपनी कंट्री में, ठीक, वही जो है वो आप जो भी इंडस्ट्री आपने लगाई है उसका रॉ मटेरियल आप कहीं से इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक, और वहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन या फिर कुछ भी उनका इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो रॉ मटेरियल है, ठीक, रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है वो रुक जाता है या कम हो जाता है। ठीक। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि प्रोडक्शन कम होने लगेगा। जब प्रोडक्शन कम होने लगेगा तब क्या हो जाएगा, कम प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर उसमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके रखने की कोई मतलब नहीं होता है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है या फिर जो भी आपका मार्केट है वो क्या करेगा, लोगों को अनएम्प्लॉय करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये आप बेसिकली कह सकते हैं जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, ठीक, कॉस्ट जब बढ़ गई है अब चीज़ों की, या कह सकते हैं आप उनकी मेकिंग में अगर ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं तो इंडस्ट्रीज़ क्या प्रेफर करेंगी कि कम लोगों को ही लगाया जाए यार, ऑलरेडी रॉ मटेरियल मिलने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। इस पे क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें इंपोर्ट को, या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड डेवलपिंग एग्रीकल्चर। ठीक। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड टैक्स कंसेशन वगैरह, अगर टैक्स कंसेशन, टैक्स हॉलीडेज वगैरह ये सब देगी तो इंडस्ट्रीज़ को क्या हो जाएगा कि एक तरीके से आप कह सकते हैं थोड़ा सा उनका प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट वो लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने में लगाएंगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। ठीक। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही इजी कंसेप्ट है। होता क्या है कि कई बार जहाँ पर जितने लोगों की ज़रूरत नहीं होती है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक आप कह सकते हैं फार्म है, एग्रीकल्चर की ऑक्यूपेशन में एक क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स एक ही फार्म पे लगे हुए जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, ठीक, मगर फिर भी क्या हो जाए कि ये लोग वहीं पर लगे हुए ज़्यादा कुछ काम कर नहीं रहे। जितना एक मैन की प्रोडक्टिविटी है, जितना एक मैन कर सकता है एक इंडिविजुअल, उतना नहीं कर रहा है, वो कम कम करके सब बहुत सारे लोग लगे हुए। तो ये भी एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट ही है, उनके पास कोई और काम है ही नहीं। उनको जो है हम लोग किसी और दूसरे अगर काम में लगाया जाए, उन्हें एम्प्लॉय किया जाए तो वो शायद और ज़्यादा प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है इसका क्या ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टाइप ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इसको भी रिमूव करे। इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, दिस विल हेल्प टू रेज ऑफ सेविंग्स। ठीक। जब सेविंग्स ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा कि लोगों के पास अब जब सेविंग है तो सेविंग और इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा, और इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ये वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको लॉन्ग रन में ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला पाएगी और इसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर पाएगी। कहने का सिंपल सेंस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेविंग्स होंगी लोगों के पास, ठीक, तो वो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, ठीक, एक ही काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक, जो कि जितना रिक्वायरमेंट भी नहीं है उतने लोग लगे हुए हैं, ठीक। तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे जब उनके पास सेविंग्स होंगी वो किसी और काम में लगने की कोशिश करेंगे, या फिर उनका प्रोडक्शन वो कहीं ना कहीं और दूसरी जगह करने की कोशिश करेंगे। सिक्स्थ है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी ना किसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत एक किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, बिजनेस साइकिल से इस तरीके से चल रही है कि बहुत जल्दी इन्फ्लेशन पीक पे आ रहा है, बहुत जल्दी
आप कह सकते हैं डिप्रेशन हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। आपकी कॉन्जिक्यूटिव जो साइकिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है ठीक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो क्या होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ठीक। अब इसमें क्या होता है इंटरनेशनल साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की भी कुछ ना कुछ रोल होता है। अब जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो क्या होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इन्फ्लेशन बढ़ ही जाता है ठीक। अब इंटरनेशनली ये चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है और इधर भी डिमांड है तो उनका क्या यहाँ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा ठीक। इंटरनेशनल भी कई सारे रीजंस होते हैं और इनके डोमेस्टिक रीजंस भी होते हैं ठीक। फिस्कल पॉलिसी का क्या एम होना चाहिए, शुड बी एट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सबका डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ठीक। और बैलेंस ग्रोथ कैसे आएगा, रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, जो साइक्लिकल जो बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्लेशन हो रहा है बहुत जल्दी कम कम टाइम में ही डिप्रेशन भी आ जा रहा है कम टाइम में ही मान लीजिए आपका 10 साल बहुत इन्फ्लेशन रहा फिर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, तो ये सारी नहीं होनी चाहिए ठीक। एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर फेज ऑफ साइकिल अगर रहता है तो वो ठीक है ठीक। लेकिन वो भी जो फेज ऑफ साइकिल है वो ऐसा नहीं कि बहुत समय तक इन्फ्लेशन ही है या बिल्कुल 10-50 साल तक का उनका डिप्रेशन ही चल रहा है, नहीं। इकोनॉमिक बैलेंस उनका रहना चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ उनका बैलेंस भी रहना चाहिए। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसी का। ये क्या करती है इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को चेक भी करती है और उन्हें कंट्रोल भी करती है ठीक। कैसे कंट्रोल करती है, रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर, आपको बताया टैक्सेशन बढ़ा देगी गवर्नमेंट तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर अगर परचेजिंग पावर अगर डाउन जाएगी तो डिमांड कम जाएगी ठीक। डिमांड कम जाएगी तो प्रोडक्शन कम होगा और प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइसेस भी थोड़े थोड़े फॉल करने लगेंगे ठीक। अच्छा, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज थ्रू पब्लिक डेप्थ, ये भी हम लोग ने अभी डिस्कस किया है ठीक। लेविंग मोर एंड न्यू टैक्सेस, इससे हम लोग क्या इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को कम कर सकते हैं ठीक। जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे ज़्यादा ले लिया ठीक। अब ये जो नए टैक्सेस है या जो ज़्यादा टैक्सेस है वो ऐसी क्लास ऑफ पीपल पे नहीं लगेंगे सोसाइटी के जो कि पहले से ही बहुत गरीब है, ऐसा नहीं कि गरीब से आपने टैक्स और बढ़ा लिया, नहीं। जो रिचर क्लास है इकोनॉमिक क्लास है उससे आप लोग क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्सेस लगा देंगे, जो भी इम्पोर्ट आइटम्स है या फिर कुछ भी अगर लग्जूरियस आइटम्स है तो उस पर गवर्नमेंट क्या ज़्यादा टैक्स बढ़ा देती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ठीक। इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द पीपल ठीक। गवर्नमेंट क्या फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से फ्रेम करेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने के लिए वो इनकरेज कर सके ठीक। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको आप लोग थॉरली थोड़ा सा देख सकते हैं। इनकरेजिंग मोर प्रोडक्शन, मोबिलाइजिंग मोर रिसोर्सेज बाय वे ऑफ पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेप्थ की मदद से हम लोग क्या नए नए मोबिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं ठीक। नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। एंड इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल होता है कि इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेशनल इनकम को हम इंक्रीज़ कर पाए ठीक। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इसको फिस्कल पॉलिसी की मदद से हम लोग इंक्रीज़ कर सके और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ये भी काफ़ी इक्वल या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो ठीक। एक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ठीक। जो रिचर क्लास है उससे वेल्थ को लेकर के जो पुअरर क्लास है उसमें क्या थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन करना या थोड़ा सा इक्वालिटी लाने की कोशिश करना ठीक। तो ये क्या होता है हमारा नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम को इंक्रीज करना और प्लस उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी फेयर करना। ये क्या होता है, ये रोल कौन प्ले करता है, फिस्कल पॉलिसी प्ले करती है किसी भी इकोनॉमीज में ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सब्सिडीज इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ठीक। कंजम्पशन और प्रोडक्शन में अगर फिस्कल पॉलिसी सब्सिडी दे ठीक, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि जैसे कुछ भी अगर ऐसी चीज़ है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्रूशियल है आपकी इकोनॉमी के लिए, कुछ कैपिटल गुड्स है या कुछ, तो उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा फैसिलिटेट करना चाहिए, इनकरेज करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, दोनों में ही पब्लिक सेक्टर नहीं प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ देनी चाहिए, थोड़ी सी रिबेट्स देनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे इनकरेजमेंट मिलता है प्रोडक्शन को ठीक। और कंजम्पशन में भी सेम ही चीज़ है ठीक। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशनिंग जो सिस्टम होता है, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स होता है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ टू प्रोड्यूसर्स होता है, इनपुट सप्लाई स्कीम्स, ये सारी जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हमने दे रखे हैं, दैट इज़ IRDP, NREP,
REP, RLEGP, ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स भी आप लोग अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके क्या करती है गवर्नमेंट, एंड काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। और इन सब चीज़ों से जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है यार, जब उन्हें ज़रा राशन थोड़ा सा कम रेट पे मिल जा रहा है, या कुछ चीज़ें उनको रिबेट्स मिल जा रही है, तो वो लोग क्या, उनके पास थोड़ी सेविंग हो पाएगी, या फिर उनके पास और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करेंगी। ठीक, फिर लास्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे टू चेक सेक्टोरल इम्बैलेंसेस। सेक्टोरल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है। कोई एक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई एक सेक्टर बिल्कुल ही डूब गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादातर कंट्रीज़ का काफ़ी डूबा हुआ होता है काफ़ी, या फिर इंडस्ट्रीज सेक्टर किसी का बहुत ख़राब है, या किसी का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन बाकी सेक्टर्स काफ़ी ख़राब है, टेक्नोलॉजी वाइज कोई बहुत ही लीस्ट एडवांस्ड है। तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग क्या फिस्कल पॉलिसी से किसी एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसमें इनकरेजमेंट कर सकते हैं हम लोग, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोडक्शन, या फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो सकता है कि री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग देखते हैं कि जैसे कुछ आइडल रिसोर्सेज हैं, या फिर कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनका प्रॉपर आप कह सकते हैं यूज़ नहीं हो रहा है, या यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक, तो फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए कि जो भी ही आइडल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर एलोकेशन हो पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज की जाए। ठीक, सो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 मेजर पॉइंट्स थे जो कि ऑब्जेक्टिव्स भी आप कह सकते हैं, या रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन बोथ। अंडर डेवलप्ड में भी अगर आता है तो आप यही पॉइंट्स लिखेंगे, अगर डेवलपिंग में आता है तब भी सिमिलर पॉइंट्स ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे लिमिटेशंस इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। ठीक, इनमें कुछ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ बार्टर इकोनॉमी। अभी भी कई सारी कंट्रीज़ या कई सारी इकोनॉमीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता है। ठीक, तो वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें सारी फिजिकल पॉलिसी जैसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी ये आप फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हो। कहाँ आप टैक्सेशन लगाओगे, कहाँ पर आप पब्लिक डेप्थ करोगे, क्या डेप्थ ले लोगे, क्या आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिजिकल पॉलिसी की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत लीस्ट हो जाती है, तो यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी लिमिट हो जाती है। ठीक, लैक ऑफ इलास्टिसिटी। अब जैसे लोग रिस्पॉन्सिव ही नहीं है ज़्यादा, इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस होता है। ठीक, लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, जो भी आप चाहे फिजिकल पॉलिसी में कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हैं, या कुछ से ज़्यादा अगर बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है मार्केट में या इकोनॉमी में, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आपका वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, लैक ऑफ इलास्टिसिटी भी एक तरीके से कह सकते हैं आप एक लिमिटेशन होती है। इसी में क्या हो जाता है, टैक्स इवेजन जो होता है, ठीक, एक वो भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है इन जनरेशन ऑफ ब्लैक मार्केट। ठीक, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अर्न सफिशिएंट रेवेन्यू बाय द वे ऑफ टैक्सेस विच हाइंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक, अब जैसे टैक्स इवेजन हो जा रहा है तो आपके पास कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। ठीक, या आपके पास उतना टैक्सेशन आएगा ही नहीं गवर्नमेंट के पास जिससे वो पब्लिक प्रॉपर एक्सपेंडिचर कर पाए। ये जो इकोनॉमीज़ होती है इसमें इनएडिक्वेट डेटा की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक, कई बार उतना प्रॉपर डेटा नहीं कलेक्ट कर पाते, या फिर आप कह सकते हो ओवर पॉपुलेशन होती है तो उसमें भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो इनएडिक्वेट डेटा रहता है। इलिटरेसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, ये जो है जो एजुकेशनली बैकवर्ड भी होती हैं कंट्रीज़, तो यहाँ पर ये सारी भी प्रॉब्लम्स होती है फिजिकल पॉलिसी। बेसिक आप ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, लैक ऑफ कॉपरेशन, पॉलिटिकल मोटिव्स होता है। ठीक, ये एक पॉलिटिकल मोटिव यानी वही जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल आइडियाज़ आइटम्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या अपने प्रमोशन के लिए या अपने किसी फ़ायदे के लिए फ्रीबीज देती है या कुछ भी ऐसा करती है, ये जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मोटिव से काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस आती है प्रॉपर फिजिकल पॉलिसी को फ्रेम करने में। ठीक, मार्केट की इम्परफेक्शंस हो सकती है, बॉटल नेक हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की कमी हो सकती है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ तो होता ही है। कई बार सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स है तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें वो इकोनॉमिकली जो प्रोडक्टिव है उनको नहीं करना चाहती है सोसाइटी। ठीक, हिंड्रेंस बाय ट्रेड यूनियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोग इसे एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा इनमें आप क्या कर सकते हैं, ये अपने से
कंटेंट को ऐड ऑन करके आप इनको पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। हिंड्रेंस बाय ट्रेड यूनियंस में वही जो कई बार ट्रेड यूनियंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिमांड करने लगते हैं, या दूसरी इकोनॉमी को देख करके वो अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, और वहाँ पर जो भी वेज रेट होता है या फिर जो भी जैसी वर्किंग कंडीशंस होती है वैसी डिमांड करते हैं, या कई बार अनफेयर डिमांड्स भी करते हैं जो कि एक्चुअल में सही नहीं होती है, अनप्रोडक्टिव होती है। फिर भी ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं, उसको डिमांड करते हैं, और इससे जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। ये जो आपके जो पूरा कंटेंट है इसका आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, और इसी का जो ऑनलाइन वर्जन है वो आपको विद डायग्राम्स मेरे ब्लॉग पे भी मिल जाएगा, उसकी भी लिंक आपको वो मिल जाएगी मेरे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।